જય જોઈન થયો છે? ના, જયભાઈ નથી દેખાતા. કારણ કે આજે મેં છે ને એને વાંચવાનું કીધું હતું, એટલે આમ તો લગભગ હમણાં થઈ જશે. હા, શું કીધું? પઠનનું મેં એને કીધું હતું, મેં કીધું આજે તું પઠન કરી લેજે. ઓકે. હવે કદાચ જોઈન થશે. તમારા લોકોને કાલે યોગેશભાઈ હારે વાત થઈ ગઈ? હા, આજે કરી યોગેશભાઈ ઓકે. સાથે વાત. હા હા. તો 9 થી 10 અને સોમ, બુધ અને શુક્ર 3 દિવસ અલ્ટરનેટ ડે અત્યારે વાત થઈ છે. બરાબર. હા. સારું. હા. મને લાગે છે આપણે પઠન શરૂ કરીએ ત્યાં ભૈયા જોઈન થઈ જશે. બરાબર. હે ને? જય, તું પઠન કરીશ ને? 20 નંબરના પેજ થી આપણે કરવાનું છે. હા. जिज्ञासा जो अनुभव दर्शन का पहला वाक्य है, अब ब्रह्म जिज्ञासा है। हाँ। અવાજ થોડોક ઓછો આવે છે મને. ओके।
હલો, આવે છે બરાબર? હા, અવાજ તો આવે છે, થોડોક ઓછો છે, વાંધો નહીં, કન્ટિન્યુ કરો. ओके, हाँ हाँ हाँ। जो अनुभव दर्शन का पहला वाक्य है, अब ब्रह्म जिज्ञासा है, मैं और मेरा में निर्भ्रांति के संदर्भ में क्या अवधारणा पूरा होने के बाद अनुभव के लिए यही बिंदु बचा हुआ रहता है, अर्थात इकाई और व्यापक वस्तु में स्वयं और व्यापक में जो संबंध है, ये स्पष्ट होने के लिए अनुभव की आवश्यकता रहती है? उत्तर, यही अनुभव है। प्रकृति व सत्ता का अविभाज्यता का अनुभव होना, ये विभजित हो नहीं सकता। इस जगह में पहुंचना, इसी का नाम स्वस्वरूप ज्ञान है। यह अनुभव में ही स्पष्ट होता है, इससे पहले स्पष्ट नहीं होता। अनुभव के पहले भाषा है, अनुभव के बाद प्रमाण होता है। प्रमाण क्या है? जीना है। जीना 3 स्वरूप में होता है। प्राण निकालने वाली चीज यही है। अभी हर व्यक्ति अपने को 30 मार का मानता ही है। इस कसौटी में कहाँ खड़ा होता है, आप ही सोच लो। तो यहाँ पे बाबा जी ने जो अनुभव में क्या आएगा और जो क्वेश्चन रखा था कि अनुभव दर्शन का जो पहला वाक्य है, अब ब्रह्म ही जिज्ञासा है, उस संदर्भ में अवधारणा के बाद अनुभव के लिए यही रहेगा, ऐसा जो पूछा उसके संदर्भ में बताया कि यही अनुभव है बेसिकली। यह विभाज्यता स्पष्ट हो जाना, वो समझ में आ जाना और स्वस्वरूप ज्ञान हो जाना बेसिकली। और बताया कि अनुभव के पहले ये सिर्फ भाषा ही है, प्रमाण अनुभव के बाद ही है। तो प्रमाण को क्या बोले, तो बोला कि जीना ही प्रमाण है और तीनों स्वरूप में जीना ही प्रमाण। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है इस जिज्ञासा में। आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासा, यदि क्रम से देखे, चित्रण में स्वयं प्रमाणिक होने की इच्छा के बिना तुलन नहीं होता। जब तक बुद्धि में स्वयं प्रमाणित होने का संकल्प नहीं होता, तब तक अनुभव नहीं होता। उत्तर है वही। अध्ययन की महिमा अपने जगह पर है। अध्ययन से अवधारणा चैनल यानी रास्ता बना है, अवधारणा से अनुभव का चैनल यानी कि रास्ता बना है, अनुभव के बाद अध्ययन कराने का रास्ता बना है। राउंड द विकेट हो गया, यानी कि ये पूरा साइकिलिक हो गया, ऐसा उन्होंने बताया कि जैसे जिज्ञासा में रखा था कि चित्रण में स्वयं प्रमाणित होने की इच्छा के बिना तुलन नहीं होता, और जब तक बुद्धि में स्वयं को प्रमाणित होने का संकल्प नहीं होता, तब तक अनुभव नहीं होता। तो उसको ही यहाँ पे थोड़ा कड़ी से कड़ी जोड़ के वो पूरा चैनल बताया है कि अध्ययन की महिमा अपने जगह है, तो अध्ययन से अवधारणा, अवधारणा से अनुभव, और अनुभव के बाद प्रमाणित कराने के अर्थ में अध्ययन कराना। तो यही पूरा चलता रहेगा, इस तरह से बताया है। और उसके बाद जिज्ञासा रखी है कि क्या श्रवण मनन अवधारणा ये चक्रीय क्रम है अवधारणा पूरा होने तक? तो बोले उत्तर है अवधारणा नहीं, साक्षात्कार। अवधारणा एक ही साथ होगा। अध्ययन विविध आयामों से होता है। अध्ययन का सार अवधारणा में आता है। सार आने के बाद उस सार का अनुभव होता है। सार अवधारणा में अध्ययन क्रम से आता है। अवधारणा एक ही मोमेंट मुहूर्त में होगा, तब तक अध्ययन है। अनुभव विविध रूप में प्रसारित रहता है, उसको एकत्रित करना सार है। सार भाग संपूर्ण है, संपूर्ण ही सार है। संपूर्ण क्या है, तो बोला सहअस्तित्व। सहअस्तित्व के लिए मटेरियल यानी कि सामग्री इकट्ठा होता है अध्ययन से। सहअस्तित्व स्वीकार होने के लिए, स्वीकार होने के बाद उसका अनुभव प्रमाण होता है। तो यहाँ पे जो श्रवण मनन अवधारणा का जो क्रम है, अवधारणा पूरे होने तक, वो जो पूछा है उसके रेफरेंस में बताया कि अवधारणा नहीं है जो उन्होंने बताया, वो साक्षात्कार है। क्योंकि साक्षात्कार बेसिकली क्रम से होता है और अवधारणा, अवधारणा बोध जिसको हम बोलते हैं, वो एक साथ होता है। तो वो एक मूवमेंट या कोई एक मुहूर्त में हो जाएगा, ऐसा बताया उन्होंने। तब तक अध्ययन रहता है, तब तक अध्ययन है, ऐसा बोला। तो अनुभव विविध रूप में प्रसारित रहता है और उसको एकत्रित करना ही सार है। सार को यहाँ पे थोड़ा
बताया, तो सार संपूर्ण ही है और संपूर्ण ही सार है, यानी अस्तित्व सहअस्तित्व ही सार है। तो संपूर्ण क्या है, इसलिए बताया सहअस्तित्व। तो सहअस्तित्व के लिए जो सामग्री है वो इकट्ठा करना अध्ययन से, फिर अध्ययन से उसका स्वीकार करना और स्वीकार होने के बाद उसका अनुभव और प्रमाण, ये क्रम है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। उसके आगे थोड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जिज्ञासा है, यह इकट्ठा होना क्या है, जो ऊपर बताया कि सामग्री को इकट्ठा होता है अध्ययन से। तो नीचे पूछा कि इकट्ठा होना क्या है, तो उत्तर में बताया कि यह अध्ययन है। इसके बाद अवधारणा, सभी आयामों में हम संप्रेषित यानी कम्युनिकेट कराते हैं एक एक आयाम से। मान लो 275 आयाम है, सब इकट्ठा होकर एक बिंदु बनता है, सार बात। वो सार बात सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व क्या है, तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति। इसको 4 आयामों में समझाया गया है। अंत में 4 आयाम है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति के रूप में। सहअस्तित्व अविभाज्य है, इतने को समझाया गया है। समझने के बाद ये सार बात हो गया, ये सार बात स्वीकार होता है, यह हुआ मनन। मनन से निकल गए तो अवधारणा में पहुंच गए। श्रवण से मनन तक ही सार झंझट है। तो ये जो ऊपर बोला ना कि इकट्ठा होने का मतलब क्या है, उसको थोड़ा एलाबरेट किया है यहाँ पे कि अध्ययन है बेसिकली इकट्ठा करना यानी, और उसके बाद है अवधारणा। तो उसमें क्या रहेगा, तो उसमें सभी आयामों में जो बातें रखी गई, वो बात को समझना हर एक बिंदु को, और फिर उस बिंदु का सार बनना। और सार बेसिकली है अस्तित्व सहअस्तित्व, और वो सार फिर समझ में आ जाना और उसका फिर स्वीकार होना, वही मनन है। और मनन के बाद अवधारणा। और बोला कि श्रवण से मनन तक ही पूरा झंझट है, ऐसा बताया गया। और उसके बाद अवधारणा में तो वो होता है, यानी कि साक्षात्कार बोध के बाद तो वो अपने आप चलता रहता है। तो प्रयास जो हम बोलते हैं कि साक्षात्कार तक प्रयास, बोध तक बेसिकली प्रयास है। तो यही बोला, श्रवण से मनन तक सारा झंझट है। उसके बाद की जो जिज्ञासा है उसमें लिखा है कि बुद्धि में अवधारणा और बुद्धि में बोध होना और बुद्धि में आत्मबोध होना में क्या अंतर है। उत्तर है, सब एक ही अर्थ में है, यानी कि अवधारणा बोध, बुद्धि में बोध, या फिर अवधारणा आत्मबोध, ये सब एक ही है, ऐसा बताया है। उसके बाद की जो जिज्ञासा है उसमें लिखा है, आप अवधारणा उसको कह रहे हैं जब चित्त के चिंतन क्षेत्र में साक्षात्कार पूरा होकर बुद्धि में स्टोर यानी जमा या स्थिर हो गया। तो बताया हाँ। तो अवधारणा यानी कि चित्त के चिंतन क्षेत्र में जो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ 4.5 क्रिया में, वो चिंतन चिंतन क्षेत्र से साक्षात्कार पूरा होकर वो बुद्धि में जब स्टोर होता है यानी कि जमा या स्थिर होता है, उसी को अवधारणा कहा है, ऐसा यहाँ पे आंसर दिया है। फिर नेक्स्ट एक मिनट, तो जिज्ञासा है, बूंद बूंद की बात साक्षात्कार तक ही है। तो उत्तर है हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। स्वयं पर विश्वास कैसे होता है, तो बोले समझदारी से होता है। क्या समझदारी क्या है, तो मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, ये हुआ समझदारी। जीव चेतना समझदारी नहीं है। जीव चेतना के साथ इसको मध्यस्थ दर्शन को बेसिकली प्रस्तुत करोगे, उसका निरर्थकता सिद्ध होगा। ये बात पहले से कह चुका हूँ। उसके बाद क्रम में लिखा है कि इसलिए जब तक हम स्वयं प्रमाणित नहीं है, तब तक साथ में सोर्स यानी कि स्रोत को बताना चाहिए। कहाँ से आया, किसका काम है, इसको कैसे छुपाएंगे, क्यों छुपाएंगे। यदि हमने स्रोत को छुपाया, अपना नाम आगे किया, उसका आचार्य हम हुए या नहीं। अभी अपने शिविरों में व्यक्ति हाईलाइट
यानी कि प्रकाशित होने के जगह वस्तु हाईलाइट यानी कि प्रकाशित होना है। फिर बताया कि मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना में अपन संपन्न होते हैं, पारंगत होते हैं। विकसित चेतना इसको नाम दिया। अनुभव से यही होता है। विकसित चेतना में पारंगत होने के उपरांत स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। समाधान के अर्थ में ही स्वमूल्यांकन होगा। स्वमूल्यांकन का पहला आधार बनता है हम जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन के लिए पॉइंट बताए गए हैं स्वमूल्यांकन के, जैसा हम सोचते हैं वैसा बोलते हैं कि नहीं, जैसा बोलता हूँ वैसा करता हूँ या जीता हूँ कि नहीं, और जैसा जीता हूँ वैसा बोल पाता हूँ कि नहीं। यही चेक बैलेंस प्रोग्राम है स्वयं में, यानी कि स्वयं में खरे उतरने का कार्यक्रम। इस विधि से मूल्यांकन होगा। यदि बोलने में, करने में, जीने में, होने में एक सूत्र में आ जाते हैं तो समाधान होगा या समस्या। तो इन चारों भागों में एक जगह में आना पड़ेगा। संतुलन यही है। एक व्यक्ति में संतुलन यही है। कायिक, वाचिक, मानसिक और कृत कारित अनुमोदित विधि से 9 प्रकार से जो हम काम करते हैं, प्रकारांतर से इनमें एक सूत्रता बन जाए तो हमारा स्वमूल्यांकन होता है। पहला मूल्यांकन यही है। उसके बाद समाधान, समृद्धि, अभय अस्तित्व में हम जी पा रहे हैं कि नहीं, ये दूसरा मूल्यांकन। तीसरी कसौटी नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्यपूर्वक जीता हूँ कि नहीं। और चौथा कसौटी स्वधन, स्वनारी या स्वपुरुष, दयापूर्ण, कार्य व्यवहार पूर्वक जीता हूँ कि नहीं, यह चौथी कसौटी। तो ये 4 कसौटी से हर व्यक्ति अपने ऊपर लगा सकता है। शिक्षा इसी के लिए है। स्मरण में आने वाले बात को पहला स्मरण में डालना, अनुभव में आने वाले बात को अंत में डालना। साधना में क्या होता है, फिर बताया साधना में क्या होता है, तो अनुभव पहले, बाद में स्मरण। मेरे अनुभव का स्मरण में हम सारा बात प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति सम होने के पश्चात स्मरण के आधार पर प्रस्तुतियां करता है। इसीलिए कहते हैं कि साधना विधि से अनुभव, अनुभव मूलक विधि से अभिव्यक्ति, जबकि अध्ययन विधि से पहले अभिव्यक्ति, उसके बाद अनुभव। जो यानी कि मेरे अनुभव मूलक विधि से अभिव्यक्त है, उसका यानी कि आपका अभिव्यक्त होने के उपरांत अनुभव मूलक विधि से यानी कि संसार में प्रमाण। अभी हम स्वयं समझे बिना पहले समझाने के लिए चले जाते हैं। जीव चेतना वालों को ज्ञान देने के लिए सोचते हैं, इससे होगा नहीं। जीव चेतना वाला जीव चेतना विधि से ही ज्ञान देगा। जागृति के अनुकरण विधि से करते हैं तो दूसरों को बताना भिन्न ध्वनि में होता है। अनुभव विधि से होता है तो प्रमाण होता है। तो यहाँ तक जो बात है उसमें कुछ डाउट वगैरह है तो भैया आ गए तो पूछ सकते हो। ऊपर हजी ऊपर ले लो, ऊपर ले लो, जहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक। ये 30 मार्खा, उसका मतलब क्या है? 30 मार्खा। अभी हर व्यक्ति अपने को 30 मार्खा मानता ही है। एक्स्ट्रा समझता है, क्या दूसरा? ओवर स्मार्ट। अच्छा अच्छा। भैया उसी जिज्ञासा में जीना 3 स्वरूप में होता है। वो आगे जो हमने कल जो पढ़ा था, न्याय, धर्म, सत्य में जीना, उसी को ही 3 स्वरूप में जीना बोल रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ,
ठीक बात है। यहां तक स्पष्ट है ना? भैया ये स्वयं और व्यापक में जो संबंध है उसमें थोड़ा कुछ ज्यादा स्पष्ट हो गया। क्या कह रहे थे भैया? स्वयं में और व्यापक में जो संबंध है, स्वयं हाँ, का और व्यापक का संबंध। अच्छा। तो स्वयं में और व्यापक में जो संबंध है, जैसे इकाई है, हम इकाई है और ऊर्जित हैं। इकाई है, सूक्ष्म है, व्यापक अति सूक्ष्म है, और व्यापक इकाई से आर पार है। तो आर पार होने से सभी में आर पार है। तो स्वयं व्यापक में होना, यह संबंध अनुभव में आना। स्वयं का होना व्यापक में है और व्यापक में होने से सभी इकाइयों के साथ हमारा संबंध का आधार और संबंध की स्पष्टता, ये हमारा स्वयं और व्यापक में संबंध की बात यहां पर स्पष्ट होती है। तो मुझे समझ में आता है स्थिति का कारण भी स्वयं का व्यापक में होने से है, और जो मुझको समझ में आता है वह मैं समझा सकता हूं, इसका कारण भी व्यापक है। तो इस प्रकार से जैसे मेरा और व्यापक का ऐसा संबंध समझ में आता है, वैसे सभी इकाइयों का व्यापक से संबंध है। तो यह संबंध होने से परंपरा है, यह संबंध होने से व्यवस्था है, और यह संबंध होने से सदा सदा के लिए प्रेरणा है। तो मैं प्रेरित भी होता हूं और प्रेरित कर भी पाता हूं। इतना बताया जा सकता है। जी भैया, स्पष्ट हो गया। हम्म। मतलब संबंध परस्परता में भी जो संबंध है उसका आधार भी वो व्यापक ही है। हाँ, हाँ, जी भैया। भैया एक क्वेरी है यहाँ पे। हाँ, ये जो लिखा है ना, साक्षात्कार क्रम से होता है और अवधारणा एक समय पे ही, एक क्षण में ही हो जाता है। तो जो साक्षात्कार होता है वो ऐसा बोल सकते हैं कि क्रम से, मीन्स के ऐसा कुछ मीन्स के
10% या 20% या 30% या ऐसे सीक्वेंस में होगा, और जब अवधारणा होगी तो एक साथ ही हो जाएगा। वो सही है ऐसा, जैसे मैं समझ रहा हूँ? हाँ, परसेंट में ना कह के एक एक करके होगा वस्तु का, हाँ सही। है ना। परसेंट में तो वो शायद तर्क सही नहीं बैठता है। एक एक करके होगा, और ये सारी कड़ियां जहां जुड़ती हुई दिखी वो एक क्षण की अवधारणा है। ओके भाई। तो मतलब अवधारणा एक ही मोमेंट में होगा, मतलब जो पूरा पूरा बोध क्रम से ही होगा ना, अवधारणा में भी थोड़ा थोड़ा ही जाएगा ना। तो हाँ, तो उसे फिर अवधारणा नहीं कहेंगे ना। अच्छा, तो वो तो साक्षात्कार उसको कहेंगे। हाँ, उसे अवधारणा नहीं कहेंगे। मतलब ये ये होता बोध में स्थिर है ना, पर उसको अवधारणा नहीं कह सकते। पूरा अवधारणा पूरा एक साथ ही होता है। हाँ, मतलब जैसा जैसा अस्तित्व सह अस्तित्व का स्वरूप हमें समझ में आता है, पूरा का पूरा, जी। वो है अवधारणा। तो भैया, तो ये अवधारणा पूरा का पूरा होगा तो अनुभव ही होगा ना, क्योंकि अवधारणा के बस क्या बात है, क्या बात है। उसी वही क्षण तो उसी में अनुभव होना है। ठीक जी। उसकी ये जो बताया जा रहा है, ये भूमियां बताई जा रही, क्या क्या होगा, डिटेल्स बताए जा रहे हैं, होता क्या है। तो साक्षात्कार होगा, अवधारणा होगा, अनुभव होगा। इस आधार पर अवधारणा कहा जा रहा है, क्योंकि जैसा अनुभव में आया, तो अनुभव अब रहस्य नहीं रहा, सारा वस्तु स्पष्ट हो गया। तो सारा वस्तु जब अध्ययनार्थी ग्रहण करते हैं तो क्या होगा सारा वस्तु का? तो साक्षात्कार बोध होगा। तो साक्षात्कार बोध होने में या साक्षात्कार अवधारणा पूरी होने में अध्ययन अनुभव की रोशनी में होता है। और जैसे ही अवधारणा पूरा हुआ और अनुभव हुआ, तो वो अनुभव उस इकाई का वर्चस्व है, यानी उस इकाई का ही योगदान है अनुभव होने में। अवधारणा तक समझा हुआ व्यक्ति का योगदान है, समझने के लिए इच्छुक व्यक्ति का पुरुषार्थ है। और अनुभव के लिए स्वयं व्यक्ति अनुभव करता है। इसलिए वह अवधारणा अपने को अभी समझ में आ रही है। यदि ये सब नहीं है, तो अपन कल्पना करते हैं कि फिर जो समझदारी का रास्ता है या ज्ञान का रास्ता है, कितना दुर्गम है, कैसे निकाले, क्या समझना है, कितना सारा भाषा है, कितने सारे ग्रंथ हैं, कैसे निकाले, इसमें समझते कैसे? तो ये स्वरूप ही स्पष्ट हो गया अनुभव के बाद, कि साक्षात्कार होता है, उसमें बोध हुआ रहता है, अवधारणा होता है। अब अनुसंधान से ये होना और फिर अध्ययन विधि में यह होना, तो अध्ययन विधि की सुलभता है कि अध्ययनार्थी को साक्षात्कार और बोध या अवधारणा होने के लिए वस्तु समीचीन है, वही है कृपा, पात्रता विकसित करना है। और पात्रता है तो दया, वस्तु पूरा के पूरा यथावत रखा हुआ है। दोनों नहीं है तो करुणा, योग्यता भी बढ़ाना है, पात्रता भी बढ़ाना है।
इसलिए हम आपको अवधारणा पर अब अपने को फोकस करना है कि अवधारणा होना और ऐसी अवधारणा के लिए साक्षात्कार होना, और ऐसे साक्षात्कार होता जीवन में है। इसलिए जीवन तत्व की पहचान अर्थात स्वयं की पहचान और जीवन तत्व में ही समझना होता है। इसलिए समझने के लिए, अपने को केंद्रित करने के लिए मनन होना, मनन में वांछित वस्तु निकल आना, यही सब देखिए अपन इतने सारी हजारों सालों की मानव परंपरा है, और क्या नहीं योगदान है, कितना सारा तो लिटरेचर है, कितने सारे 82 प्रकार के तो वाद हैं, 6 दर्शन हैं, इतनी सारी क्लिष्ट थॉट प्रोसेस में, और श्रवण होना, मनन होना, और उसमें वांछित वस्तु निकल आना। क्या चाहिए हमें फाइनली? ऐसा वांछित वस्तु न्याय, न्याय समझ में आना। थोड़ा सोचे तो भला, न्याय क्या चीज है, क्यों चाहिए न्याय? न्याय पर थोड़ा सोचते हैं। इसलिए अवधारणाओं का महत्व है। तो ये अवधारणाओं का महत्व जीने को लेकर है। जीना है, जीना चाहते हैं, पर जीने के लिए आधार क्या है? बड़ा अच्छे से चर्चा कर रहे थे कल शीतल दीदी। मैं कैसे समझूं कि जो मैं सोच रही हूं सही है? डाउट कैसे क्लियर हो? तो ये सब के लिए तो अवधारणाएं चाहिए। जीने की अवधारणा हो, ऐसी अवधारणा को पुष्ट करने वाला व्यवस्था हो, ऐसे व्यवस्था में निकल आता है ना? सबके मन में है। हम जो सोच रहे, समझ रहे, सही है कि नहीं, कैसे पता लगेगा? बहुत अच्छा है। बहुत अपने को अच्छे से सोचना है कि वांछित वस्तु क्या है, तभी अवधारणा का अर्थ निकलता है। अभी वांछित वस्तु ही अपने को तय नहीं है, क्या चाहिए हमको, क्या बेसिस है जीने का, आधार क्या है? इन मुद्दों पर अपना अच्छा विश्लेषण होना, बार बार अपने को जांचना, जो कहा जा रहा है उसको अच्छे से सुनना, इस रूप में यदि हम वांग्मय को पढ़ते हैं, विश्लेषण करते हैं, जीने को लेकर करते हैं, तो अवश्य ही अवधारणा की प्रेरणा होने लगती है। तो हमें पता लगना कि अवधारणा होता कहाँ है, तो पता लगता है कि अवधारणा बुद्धि में होता है। एक क्षण ऐसा आता है, इसका मतलब फैला रहता है विश्लेषण। उस विश्लेषण का जो सारांश भाग है वह आता है मनन में, और यही सारांश भाग का साक्षात्कार बोध होकर के और अवधारणा है, और यही यही निरंतरता ही अनुभव कहलाता है। तो अनुभव कर्ता की सफलता है विद्यार्थी को अवधारणा होना। विद्यार्थी की सफलता है अवधारणा अनुभव में आना, प्रमाण होना। ऐसे कुछ विश्लेषण बनते हैं। ठीक है ना? जी भैया, बहुत बढ़िया। अवधारणा के लिए निष्कर्ष चाहिए। निष्कर्ष बनते हैं श्रवण मनन में। इसी के लिए ये अभ्यास है।
यदि निष्कर्ष ही नहीं है हमारे पास, तो हमारा अवधारणा के लिए प्रेरणा नहीं बनती है। इसलिए वो छोटे छोटे अभ्यास दिए हैं। अभी जैसे भाव की बात है, भाई भाव का अवधारणा होता है, फिर वो अनुभव हो जाता है। तो भाव भाव स्पष्ट नहीं है, विचार कैसे होगा? तो अभ्यास देते हैं मूल्य शिक्षा का। मूल्य शिक्षा के अभ्यास में परिवार में कैसे जीना है, तो व्यवहार शिक्षा दिया जाता है। तो जो शीतल दीदी का पॉइंट था, उसमें हम व्यवहार शिक्षा लेते हैं, प्राप्त करते हैं, और व्यवहार से हमें एक्चुअली स्पष्ट होता है कि सही व्यवहार टिकते हैं। सही टिकता है, टाइम लगता है पर ये सबको। धीरता ये व्यवहार है, ये टिकता है। वीरता ये व्यवहार है। उदारता ये व्यवहार है, ये टिकता है। बढ़िया है कि नहीं? तो ये व्यवहार टिकते हैं, इसलिए व्यवहार शिक्षा को पहले कहा जाता है। कि अभ्यास में कहा गया है, देखिए इसमें 3 स्पष्ट दिए हैं। हम कुछ आधा अधूरा अपनी ही कल्पना से इसको पकड़ लिया और जीव चेतना वालों को समझाने चले गए। कितना स्पष्ट गाइडलाइन दिए हैं, बखेड़ा खड़ा होगा। अनुकरण विधि से करोगे, ध्वनि भिन्न आएगा, अंतर करके दिया है। और अनुभव विधि से जाएंगे, प्रमाण से स्पष्टता करेंगे। कम से कम ध्वनि तो भिन्न हो जाए। ध्वनि भिन्न होने के लिए अनुकरण होना, अनुकरण होने के लिए व्यवहार शिक्षा है। तो पहले व्यवहारों को पहचान पाते हैं कि ये सही व्यवहार क्या है। सही व्यवहार होने के लिए लक्ष्य संगत चाहिए। लक्ष्य समाधान समृद्धि होने पर सही व्यवहार होने लगता है। तो समाधान समृद्धि यह लक्ष्य हम स्थिर करते हैं, तो हमारे में शिष्टता आती है। हमारे व्यवहार में पहले शिष्टता आती है। जांच लेते हैं शिष्टता में टिकते हैं कि नहीं अपन। फिर धीरे धीरे संबंध विकसित होते हैं, विचार के आधार पर आता है, विचारों में टिकते हैं कि नहीं। और फिर लक्ष्य के साथ संबंध होते हैं। ये संबंधों का विकास का जर्नी है। और ऐसा होने के लिए अवधारणाएं होना, लक्ष्य की अवधारणा होना, यह अपने लिए अनिवार्य बन जाता है। और ऐसे व्यवहारों से जब हम आपस में अभ्यास करते हैं, तो फिर निष्कर्ष आते हैं और हर एक के पास आता है। जो भी मन लगा के ये अभ्यास करते हैं, ईमानदारी की बात है, सबको निष्कर्ष आते हैं। पर ये जो नकारात्मकता का भूत चढ़ा है, उसको हटाने के लिए यही निष्कर्षों का ही दवा है, और दवा नहीं है। लिखा ही है, जागृति पथ पर कदम रखते ही ताप शाप शोक ध्वस्त हो जाते हैं। ये निष्कर्ष जांचना होगा ना अपने को। तब जब ऐसे निष्कर्ष आते हैं हमारे, उस स्थिति में साक्षात्कार की अनिवार्यता बन जाती है। ये इसको कहेंगे, ये चित्त शुद्धि अचीवमेंट है। निष्कर्षों के साथ जब हम कल्पना हमारी ऑपरेट होती है, इच्छा विचार आशाएं ऑपरेट होती हैं, उसे कहते हैं चित्त शुद्धि।
ऐसी चित्त शुद्धि की क्षण कहिए, यही है साक्षात्कार के लिए क्वालिफिकेशन, क्वालिफायर्स। और साक्षात्कार बोध यानी अवधारणा होना, और ये चलता ही रहता है जब तक कि अवधारणा पूरी ना हो जाए, और एक क्षण में ये पूरा होना, और उसी क्षण प्रत्यावर्तन विधि से ब्रह्म जिज्ञासा सहित की स्वयं और आत्मा मध्यांश का और व्यापक का संबंध क्या है, क्योंकि मैं हूं ये तो पता लग गया, तो मैं और व्यापक में जो अंतर संबंध है अब ब्रह्म जिज्ञासा है, ऐसा पहला लाइन है अनुभव दर्शन में। तो ये होना और अनुभव हो जाना, अनुभव के बाद पुनः वही अवधारणा पुष्ट हुई, अब प्रमाणों के साथ अवधारणा है, इसलिए वह स्वत्व बना, और वो आगे का सूत्र है, स्वत्व है, स्वतंत्रता है और स्वराज्य है। इस प्रकार से स्वराज्य के लिए व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में हमारे प्रमाण होने लगना, इतनी सूचना है। बहुत अच्छा चर्चा हो रहा है कि अवधारणा का महत्व क्या है, क्यों अवधारणा होना। इतना कुछ एक्सप्लेनेशन बनता है भैया? बढ़िया, आगे बढ़े। जी भाई, जय भाई। हाँ, जिज्ञासा अनुकरण विधि से बताने का मतलब सरलता रखना बिना दिखावे के। तो उत्तर दिया है, किसके जागृति की बात को हम बता रहे हैं इसे रखना। रेफरेंस यानी कि स्रोत या संदर्भ को बनाए रखने से हमारा स्थिति को स्पष्टता से बताना बनता है। ये अनुकरण विधि को यहाँ पे स्पष्ट किया है बाबा जी। अनुकरण विधि से बताने का मतलब कि स्रोत और संदर्भ को साथ में रख के अपनी स्थिति को बताना। फिर जिज्ञासा है कि अध्ययन, बोध और अनुभव को समझना चाहते हैं। उत्तर में लिखा है, अध्ययन भाषा में होता है, अनुभव यानी मात्र अर्थ में होता है। अध्ययन भाषा में शुरुआत होता है, अर्थ में अंत होता है। अर्थ में समझने की जगह में से, तदाकार होने की जगह में से जीवन शुरू होता है। अब शरीर छूट गया यानी साक्षात्कार से। जो समाधि संयम में होता है वो क्रिया हो गया। उसके बाद अनुभव तक पूरा का पूरा जीवन ही करता है। उसके बाद पुनः चिंतन तक केवल जीवन रहता है। उसके बाद चित्रण आ गया तो शरीर जुड़ गया। शरीर क्रिया का संबंध जागृति के बाद 4.5 क्रिया द्वारा ही है, जबकि जीवन में 10 क्रिया व्यक्त होता है। यही अंतर है भ्रमित और जागृत अवस्था में। तो यहाँ पे वो अध्ययन बोध से अनुभव की जर्नी को पहले पैराग्राफ में थोड़ा इलाबरेट किया कि अध्ययन में भाषा है, उसके बाद अर्थ अनुभव में है। अनुभव में समझने की जगह यानी तदाकार से ही जीवन शुरू होता है, यानी साक्षात्कार के बाद वो जीवन में ही साक्षात्कार के बाद जो होता है वो जीवन में ही होता है, अनुभव बेसिकली। तो उसको परंपरागत विधि में जो समाधि संयम बताया है वही क्रिया है, ये उसके साथ कंपेयर किया है। उसके बाद पूरा अनुभव और उसके बाद चिंतन तक जीवन का ही रोल रहता है बेसिकली। फिर जैसे ही चित्रण जुड़ता है तो शरीर का पार्ट जुड़ जाता है, यानी शरीर जुड़ जाता है। तो शरीर क्रिया का संबंध जागृति के बाद 4.5 क्रिया द्वारा ही है, यानी
होने के रेफरेंस में कहा है, जबकि जीवन दसों क्रिया में व्यक्त होता है। यह अंतर है बेसिकली भ्रमित और जागृत अवस्था में। उसके बाद बताया है साक्षात्कार से होता है, साक्षात्कार से ये होता है सच्चाई का अवधारणा। अवधारणा का मतलब अभ्यास से के लिए प्राप्त स्वीकृतियां, इसका नाम है अवधारणा। अभ्यास काहे के लिए? तो अभ्यास अपनाने के लिए, अपना स्वत्व बनाने के लिए अभ्यास। जैसे झाड़ गाड़ते हैं अपना स्वत्व बनाने के लिए एक अभ्यास, इसका नाम है कर्माभ्यास। सर्वप्रथम शास्त्राभ्यास से श्रवण, इसके बाद वस्तु का साक्षात्कार करने के लिए ध्यान देना बराबर साक्षात्कार का अभ्यास है। उसके अनुकूल जीने के लिए व्यवहार अभ्यास। यह होने से मनन हुआ, यह होने से साक्षात्कार हो गया। अब व्यवहार अभ्यास किसके लिए? तो विश्वास को प्रकट करने के लिए व्यवहार अभ्यास। तो यहाँ पे अभ्यास के बारे में पूरा चेन बताया है कि जैसे स्वीकृतियों को स्वीकारने को अवधारणा जैसे बोला, तो वो अभ्यास से होता है, अवधारणा अभ्यास से होता है। तो अभ्यास किसके लिए बताया? तो अपना स्वत्व बन जाए, जो अभी हम जो अध्ययन जो कर रहे हैं वो अपना स्वत्व बन जाए, इसी के लिए अभ्यास। फिर उसका एग्जाम्पल दिया कर्माभ्यास में, व्यवहार अभ्यास में कैसे वो दिख सकता है, और विश्वास को प्रकट करने के लिए बेसिकली व्यवहार अभ्यास है, ये भी यहाँ पे बताया। उसके बाद का जो पैराग्राफ है उसमें बोला कि अभ्युदय के लिए अभ्यास, उसको आगे और इलोबरेट किया। अभ्युदय क्या है? तो सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित करने के लिए अभ्यास। इन तीनों अभ्यास का आशय समझ में आ गया, इन तीनों अभ्यास का आशय समझ में आ गया, तो इन तीनों के अर्थ में अवधारणा। अभ्यास से के लिए स्वीकृतियां बराबर अवधारणा, अभ्युदय के लिए प्राप्त स्वीकृतियां बराबर अवधारणा। विश्वास को जब देखते हैं, पहले स्वयं में विश्वास, फिर सबके साथ विश्वास, पहले संबंधों के साथ विश्वास, उसके बाद जहां हमारा संबंध नहीं है उनमें विश्वास। जैसा धरती तक हमारा संबंध है, मिट्टी से लेकर मानव तक सबसे साथ संबंध है, उसमें विश्वास। स्वयं में विश्वास के बाद यह सब होता है। स्वयं में विश्वास नहीं है, इसमें संबंध में विश्वास कर ही नहीं सकते, इसलिए सारा अपराध करते हैं। विश्वास के साथ अपराध होता नहीं, जिसके साथ विश्वास हो गया उसके साथ क्या अपराध कर पाएंगे? जैसे एक पेड़ में हम विश्वास रखते हैं, उस पेड़ के साथ हम अत्याचार नहीं कर पाएंगे। स्वयं में यदि विश्वास होता है, क्या हम अपराध कर पाएंगे? यह सब चेक बैलेंस प्रोग्राम यानी जांच परख कार्यक्रम के लिए यह मुद्दे बने हैं। यदि हम अपराध के लिए सामर्थ्य होते हैं तो हम स्वयं में विश्वास नहीं करते, स्वयं में विश्वास करने के बाद अपराध करते नहीं। इसीलिए अभ्यास जो है अवधारणा के लिए बात बना। अवधारणा क्या है पूछा, तो बोले साक्षात्कार से प्राप्त स्वीकृति। साक्षात्कार क्या चीज है? तो बोला शुभ के लिए। स्वयं में विश्वास करना शुभ है, शुभ को बताया कि स्वयं में विश्वास करना ही शुभ है। स्वयं में विश्वास के लिए हमको जितना भी सूचना मिलती है, शब्द होता है, शब्द का अर्थ होता है, अर्थ के रूप में अस्तित्व में कोई वस्तु होती है, वस्तु को ही हम अपनी कल्पना में भर लेते हैं, वो होने से साक्षात्कार हुआ। इसका जो बुद्धि में स्वीकृति हो गया उसका नाम है अवधारणा। तो अध्ययन अभ्यास से हमारा मन प्रवृत्ति बदलने का रास्ता बनता है कि नहीं बनता है, ये देख लो। मन प्रवृत्ति का बदलना क्या है? तो बोले अपराध से न्याय की ओर, अपराध प्रवृत्ति की ओर से न्याय प्रवृत्ति की ओर बदलना ही ये मन प्रवृत्ति बदलने का रास्ता है। मन प्रवृत्ति का बदलना जो है गुणात्मक परिवर्तन यही है। साक्षात्कार की जगह आने से हम मानवीयता के पक्षधर हो गए। दूसरे विधि से मानवीयता को स्वीकारे बिना, चाहत बिना साक्षात्कार होता ही नहीं। साक्षात्कार में आने से मानव चेतना का पता लगने लगता है, विकसित चेतना का ज्ञान होता है। यही मानवीयता विकसित चेतना रूप में अनुभव में जाकर पूरा हो जाता है। उसको मानवीयता पूर्ण नाम दिया। अनुभव
होने से मानव का स्वभाव आ जाता है, उसमें दया, कृपा, करुणा आ जाता है। अनुभव मूलक विधि से जीने के स्वरूप का नाम है मानव चेतना। अनुभव में तीनों चेतना का ज्ञान समाया रहता है। अनुभव के बाद मानवत्व स्वरूप में जीना बन ही जाता है। मानवत्व स्वरूप में जीने का मॉडल है समाधान समृद्धि। मानव चेतना पूर्वक जीना शुरू करते हैं तो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की सूत्र व्याख्या होने लगती। इस तरह उपकार करने का अधिकार आ जाता है। क्रम तो ऐसा ही है, क्रम तो ऐसा ही है बताया। लेकिन न्याय क्या है? संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह करना, उभय तृप्ति पाना, संतुलन पाना, यही न्याय है। मनुष्य का प्रकृति के साथ संतुलन पाना, मानव के साथ संतुष्टि पाना परस्परता में, इससे अच्छा क्या होगा? तो यहाँ तक जो भी प्रश्न बने हैं तो ले लेते हैं भैया। हेलो भैया, आगे की जो जिज्ञासा थी जिसमें कहा कि जीव चेतना विधि से हम जी रहे हैं और दूसरे को ज्ञान देने जाएंगे तो ये जीव चेतना वाला ही ज्ञान होगा। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये तो वही है, क्योंकि हमारा भी अभी मीन्स जीना, अ, बोलना और करना वो एग्जैक्ट ऐसा तो हुआ ही नहीं। हाँ, शब्दों के रूप में काफी सारा है, सूचना काफी सारा है, लेकिन जैसा अभी यहाँ बताया कि जैसा सोचता हूँ ऐसा बोलता हूँ, जैसा बोलता हूँ वैसा जीता हूँ, और जैसा जीता हूँ वैसा ही बोल पाता हूँ। यही एक चेक बैलेंस प्रोग्राम है पूरा। तो ये तो क्लियरली जैसे दिखता ही है कि सारा जो वांग्मय से पढ़ा और अपने में जो शब्द रूप में स्थिर हुआ वो सारा जी तो नहीं पा रहे हैं, फिर भी काफी सारी जो ये सूचना है वो दूसरों तक तो हम पहुंचा ही रहे हैं। हम भी जीव चेतना में ही है और ये सूचना आगे पहुंचा रहे हैं। तो इसमें ये उस जिज्ञासा में लास्ट जो लिखा है बाबा जी ने कि स्वयं समझे बिना बिना पहले समझाने के लिए चले जाते हैं, जीव चेतना वालों को ज्ञान देने के लिए सोचते हैं, इससे होगा नहीं। तो यहाँ मीन्स हम जैसे जो कुछ भी थोड़ा समझे है और उसका लोक व्यापीकरण का ही अगर बोले, या फिर जैसे यूनिवर्सिटी में हम बच्चों के साथ ही लेक्चर्स ले रहे हैं और उनके प्रति ये मीन्स सामने ये सारा कंटेंट रख रहे हैं, तो वो कैसे उनमें स्थिर होगा? क्योंकि एक तो बैकग्राउंड में ये रखते ही है कि ये हमारा नहीं है, किसी का अनुभव है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, या इसको आप लोग जांच के देखो प्रस्ताव के रूप में, ये सब हम करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये जो जिज्ञासा व्यक्त हुई, तो ये सवाल यहाँ पे मेरा थोड़ा बना है। जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जीव चेतना वालों को जीव चेतना विधि से समझाने जाते हैं। अभी जैसे अभी अपन ऐसी स्थिति में है और हम एक्सप्लेन करते हैं, विश्वास मूल्य को एक्सप्लेन करते हैं। क्या उदाहरण देंगे दीदी? भैया वो भौतिक वाला ही आता है, इससे तो आता नहीं। बस नहीं बनता ना। नहीं। सम्मान बताओ, क्या उदाहरण देंगे? अच्छा, उदाहरण बिना बच्चे समझेंगे? नहीं। श्रेष्ठता, श्रद्धा, श्रद्धा को समझाएंगे, उदाहरण नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। नहीं बनते हैं। इसलिए जो भी पढ़ा रहा है उसको उसका अनुकरण करना होगा ना। जी। तो निष्कर्ष बनेंगे, तो ध्वनि भिन्न जाएगी। इसलिए उसको कहा है कि
जीव चेतना वालों को अब क्या वो पता लग गया अपने को जीव चेतना क्या है। तो पहला ध्यान ये दिला रहे हैं कि फिर दूसरे को देखना चालू करते हैं, ये जीव चेतना वाले ये भ्रम फैला रहे। अब अगर ऐसी प्रवृत्ति बनी फिर अपने ऊपर आते हैं तो अपने को पता लगता है अपन तो सूचना मिलने मात्र से, भाषा बनने मात्र से अपने को समझाने का अधिकार तो नहीं मिल जाता है। और चलो स्रोत भी बता रहे ये हमारा नहीं है, सब बता रहे हैं, पर आखिर विद्यार्थी पुस्तक को पढ़ने आता है कि शिक्षक को समझने आता है। मेरे अनुसार बच्चे शिक्षक को समझने आते हैं, जी। पुस्तक तो घर में भी पढ़ सकते हैं। हम्म। तो शिक्षक को समझने आते मतलब शिक्षक का आचरण समझने आते, शिक्षक का सोचना कैसे है, ऐसा बात बनता है। अब शिक्षक में ही अभाव है, तो ऐसा अभाव का व्यक्ति भाव कैसे समझा पाएगा। तो पढ़ा देना एक चीज है, समझा देना एक चीज है। तो हम पढ़ा दे रहे हैं, पढ़ा देने से चूंकि ये मानसिक कार्यक्रम है, प्रश्न बनेंगे तो फिर देर सवेर वो मुद्दा अपने पे आके टिकेगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर है कि जो भी व्यक्ति इसको पढ़ाएंगे वे स्रोत व्यक्ति के रूप में अपने आप को पहचान कर लेते हैं, स्वेच्छा से है। और स्रोत का पहचान का मतलब है कि वे ये सारी मनोभूमियों को पहचान रहे हैं, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। समर्पण का मतलब है कि ये जो अनुकरण विधि है समाधान समृद्धि की, यह अनुकरण विधि में वे है। तो फिर ऐसे अनुकरण विधि में जीते जीते उनके पास निष्कर्ष हैं, और ऐसे निष्कर्षों को विद्यार्थी समझना चाहते हैं। ऐसे स्थिति में विश्वास के बारे में, सम्मान के बारे में कुछ कहा जा सकता है, कुछ व्यवहार व्यक्त किए जा सकते हैं। और कैसे बताया जा सकता है? जी भैया, भैया अनुकरण विधि जो हम कर रहे हैं उसको भी और थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए अब कि सीधा जो भी सीधा बात सूचना करो, आप लोग को बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, सीधा बिल्कुल नहीं सीधा भैया। बात करो। जी जी जी। स्पष्ट रहते हैं, अच्छे हैं। अनुकरण हाँ, विधि का वही बढ़िया मतलब है, रहेगा। अनुकरण विधि का मतलब है ये जो नौकरी की मानसिकता है वो छूट जाना। आप नौकरी अभी कर रहे हैं कि छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिए भैया। छोड़ दिया जी। तो मुक्त हो गए क्या? अभी कहीं लगा है दूसरी जगह? नहीं नहीं भैया, सिर्फ अध्ययन हो रहा है। तो मुक्त हो गए, थोड़ा राहत होगा। जी। देखो कितना भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे जो हो, है तो नौकरी ना। अभी नौकरी वाला आदमी का देखिए, उसको प्रायोरिटी क्या रहेगा? नौकरी प्रायोरिटी रहता है। ये तंत्र ही है, वो घेरता है आदमी को। इस तंत्र में दो चीजें हैं, भय है और प्रलोभन है। तो नौकरी तंत्र में, उस तंत्र के प्रभाव में रहते हुए, और ये जो स्रोत वाला मुद्दा है, ये स्रोत वाला मुद्दा उतना पनप नहीं पाता है।
तो अपना वस्तु स्थिति सत्य क्या हुआ? चलो अभी स्थितियां नहीं है, मान लिया, कभी तो वो स्थिति बनेगी। उस स्थिति के लिए हमारे प्रयास तो हों। ऐसी गतियां जी भैया। इसमें होने की बात है, पर उसमें एकदम अड़िग रहना, नहीं नहीं ये तो नौकरी ही होगा, और ये बाप रे, तो ऐसे में तो ये कैसे जाएगी। हमको कहीं ना कहीं मानसिकता में ये सोचना होगा ना कि ये तंत्र ये ऐसे नहीं चलेगा। तो शिक्षक स्वावलंबी ही है, ये हमारी मानसिकता में स्पष्ट रहना और उस ओर हमारी गतियां होना। सबके साथ परिस्थिति है, सबका परिवार है ना। आज के तंत्र में हम एकदम से, ये भी मैं समझ रहा हूँ, ये सारा तंत्र में ये बहुत ज्यादा रिस्क हो गया है अभी तो। और ये सब नोटिस में लेते हुए, इसकी व्यवहारिकता नोटिस में लेते हुए, और हम गंतव्य में काम करते हैं और प्रयास करेंगे। भाई किसी को 2 वर्ष लगेंगे, किसी को 4 वर्ष लगेंगे, 5 वर्ष लगेंगे, 10 वर्ष लगेंगे। हो सकता है किसी 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 को कुछ समय और करना पड़ सकता है, पर नौकरी के समर्थन में मानसिकता, ये अनुकरण मानसिकता नहीं है। ये मैंने कॉन्ट्रडिक्शंस थोड़े से पहचान लिए हैं, ये गहरे कॉन्ट्रडिक्शन है। बात तो अच्छी कर रहे हैं साहब, आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, पर नौकरी के बिना नहीं चलेगा। तो जकड़ा हुआ है भय ने। अभी इसमें कहा भी नहीं कि ये छोड़ना है, करना है। इसमें यह कहा है समाधान समृद्धि लक्ष्य है। इसमें आदमी की विशालता पर विश्वास व्यक्त किया जा रहा है। व्यक्ति यदि सोच लेता है और व्यक्ति को यदि समझ में आता है तो रास्ते बनने लगते हैं, ये विश्वास बाबा जी व्यक्त कर रहे हैं। परंतु अव्यवस्थाओं का समर्थन और व्यवस्था की आशा, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है। तो भले ही अपने 10-15 के लोगों में एक आध दो की स्थिति बने, वो भी ठीक है। तो कम से कम ऐसा तो अपना व्यवस्था हो कि यार एक आध दो की तो स्थिति बने। इस प्रकार से अनेकों तरीकों से अपन निकल सकते, चल सकते हैं, परंतु हम सबका इस बात पर सहमतियां होना कि नौकरी के तंत्र से और ये वस्तु तृप्ति तृप्ति के साथ तो नहीं जा सकती, क्योंकि वैसे दमदार निष्कर्ष हमारे पास नहीं है जिन निष्कर्षों के प्रभाव में और जो आने वाली पीढ़ी है, संतान है, वो हमको जांच सके। एक बात तो ये हुई, और बहुत ही अपनी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, तो हम ऐसे कुछ परिस्थितियों को निर्मित करते हैं कि कम से कम आने वाले पीढ़ी में तो ये परंपरा नहीं जाए। आने वाली पीढ़ी के लिए अपन क्या कर सकते हैं? ऐसी कुछ ऊंचाइयां इसमें मिल सकती हैं। इतना स्पष्टता हो सकता है। देखिए आप लोगों को कितना जचता है, कितना स्पष्ट होता है। जी भैया, काफी सारा ध्यान गया।
बहुत अच्छा। तो समझने के बल में काम करते हैं। जैसे जैसे हम उस स्थिति में होते हैं वैसे वैसे एक विश्वास कि इस प्रकार से जीना हो सकता है, ये विश्वास हमको होने भी लगेगा। इसलिए अभी समझने में ताकत लगाया जाए। अब ये छोड़ने करने वाले ये मुद्दे थोड़े आने से मन को परेशान करते हैं, द्वेलित करते हैं, परंतु सूचना स्पष्ट रहना। सूचना स्पष्ट रहना, उसमें क्या अवरोध भला? स्पष्ट सूचना में तो कोई अवरोध नहीं होना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो तो हमारी अपनी तरफ से जो होगा वही होगा। हाँ। ये बात है। बहुत अच्छा। तो जितना जितना हम ये जो इसमें जीने के मुद्दे हैं, जितने हम सुस्पष्ट कर लेते हैं, उतना अधिक इसमें विश्वास बनता है। और जितना अपन समझने के जीने के मुद्दों को दूर रखेंगे और केवल कुछ तर्कों के आधार पर कुछ सोचेंगे, बहुत गतियां कम से कम मेरी तो नहीं बनी। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही ऐसे अध्ययन अभ्यास की स्पष्टता होने से ये बारीकी कड़ियां जो है ये स्पष्ट होती हैं और हम एक स्पष्टता के साथ आगे गति करते हैं। बढ़िया। सब सहमत है ना? जी भैया। सभी जी सहमत भैया। है ना? हाँ जी जी। जी भैया। उत्साह बनता है ना सुनकर? हाँ भैया जी। ठीक है, बन रहा है। बढ़िया। तो रुकें आज, कल और फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार भैया। जी भैया नमस्कार। नमस्ते भैया, थैंक यू सो मच। नमस्ते।